नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बाल बाल बचे हैं। कारकेड में चल रही गाड़ी जो है उनकी पलट गई। पुलिस गाड़ी के पीछे थी अश्विनी चौबे की कार। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बक्सर से पटना आने के दौरान यह हादसा हुआ। डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर के पास यह हादसा बताया जा रहा है। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बाल बाल बचे हैं। कारकेड में चल रही उनकी गाड़ी जो है वो पलट गई। पुलिस गाड़ी के पीछे अश्विनी चौबे की कार थी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बक्सर से पटना आने के दौरान यह हादसा हुआ। डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे। देखिए किस तरीके से जो कार है वो पलट गई। 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी हैं। बक्सर से जब जो उनका कारकेट है वो पटना आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं उनकी जान बाल बाल बच पाई। और बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में लड़की का इलाज जारी है। 2 युवकों पर यहां पर गैंगरेप का आरोप लगा है। अगवा कर रेप करने का आरोप इन दोनों युवकों पर लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बिहार के छपरा जिले से सामने आ रही है। नाबालिग से गैंगरेप की गई। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। और रामचरितमानस विवाद पर पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता बयान वीरों के साथ नहीं है। जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ खड़ी है। लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन एकजुट है। कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे क्या हो, तो इस पे नहीं। अभी ये चल रहा है, बात सुन लो। अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे ला आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। और देखिए, तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि कौन है आखिर वो बयानवीर जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी ने आखिर बयानवीर किसे कहा? महागठबंधन का बयानवीर कौन है? सवाल यह भी उठता है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर आखिर तेजस्वी खुलकर क्यों नहीं बोले। सवाल यह कि तेजस्वी यादव का इशारा जेडीयू नेता या आरजेडी नेता की तरफ है। सवाल यह कि चंद्रशेखर या सुधाकर को क्या उन्होंने बयानवीर कहा? कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तो नहीं है तेजस्वी का निशाना? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव के बयान के बाद लगातार खड़े हो रहे हैं। तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव का निशाना तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव बयानवीरों का जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए हैं। तेजस्वी का इशारा जेडीयू या फिर आरजेडी नेता की तरफ है क्या? चंद्रशेखर या फिर सुधाकर को बयानवीर कहा गया है।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। रामचरितमानस विवाद को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच छिड़ी बयानबाजी के सवाल को तेजस्वी ने बीजेपी की तरफ मोड़ दिया और पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे दिया। सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरह की बात होती रही है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हालिया बयान पर मचे घमासान को भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साजिश बता रहे हों, लेकिन चंद्रशेखर ने इससे पहले एक और विवादित बयान दे रखा है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म ही मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म है। और इसी को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। सत्ताधारी महागठबंधन की पार्टी जेडीयू अपने साथी आरजेडी को नसीहत दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री के उस बयान को पोस्ट किया है जिसमें चंद्रशेखर ने इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बताया है। सुनिए वो वायरल बयान। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए वो कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसी शिक्षा मंत्री का इस्लाम पर दिया पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बता रहे हैं। मंत्री जी के दोनों बयानों को सुन लीजिए। कुरान के कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको? कुरान के किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस और अब इस्लाम धर्म पर दिए चंद्रशेखर के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि मामले पर आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए, तो जेडीयू के ही एक विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तो शिक्षा मंत्री को धर्म बदलने तक की नसीहत दे रहे हैं। सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे। धर्म ग्रंथ और धर्म को लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा तो मौका विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। सनातन संस्कृति तो सभी के पूजा करता है। जीव जंतु, पेड़ पहाड़ पौधा, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में परमात्मा को देखता है। वो सनातन संस्कृति आपको पसंद नहीं है और वोट के राजनीति के लिए सिर्फ इस्लाम में ही आपको मोहब्बत का पैगाम नजर आता है। सिर्फ एक धर्म का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे और मुसलमानों को सम्मान करेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। जो जमी का नहीं है वो कहीं का नहीं है। आप लोग का नाश तय है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के नफरत वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री पर संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो पूरा आरजेडी नेतृत्व चुप है, खामोश है। न तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बोल रहे हैं, न ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और न ही तेज प्रताप यादव।
आखिर ये नेता चुप क्यों हैं? इन नेताओं के मन में क्या है? रामचरितमानस पर आरजेडी के मन में क्या है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग झुलसने की खबर सामने आई है। अलाव की वजह से आग लगी है। अलाव तापने के दौरान यह हादसा हुआ। सदर अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के फसिया बालू टोला की ये पूरी घटना, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। अलाव तापने के दौरान आग लगी। सदर अस्पताल में फिलहाल चारों का इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप ही जले हैं। और देवघर में बड़ा बाजार मंदिर के पीछे दुकान में भीषण आग लग गई। देर शाम दुकान बंद होने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा दुकान आग की चपेट में आ गया। आग की ऊंची लपटों को देख अफरा तफरी वहां पर मच गई। आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। आग इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे रात की ये खबर, जहां पर एक दुकान में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि आग को बुझा लिया गया है। यहाँ पर आग लग गई है मंगल पंसारी की दुकान, जो बड़ा बाजार के पास है। ये बहुत पुरानी दुकान है और बहुत भयंकर आग लग गई है। कितना कम नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान कम से कम तो 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान आराम से हुआ हो। और बिहार में किसान खाद की कमी से बेहद परेशान है। खेतों में फसल लगी हुई है, लेकिन किसानों के पास खाद नहीं है। खाद मिल भी रही है तो ब्लैक मार्केट से। लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय बिहार सरकार और बीजेपी आमने सामने है और किसान बेबस नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रोहतास जिले के काराकाट थाने के बाहर लाइन लगाकर खड़े ये लोग न तो आंदोलनकारी हैं और न ही अपराधी। ये वो अन्नदाता हैं जिनकी उपजाई फसल से पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद इनकी हालत देखिए। चंद बोरी खाद के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी थाने के बाहर पसीना बहा रहे। यूरिया लेना था 5 बजे से हम लोग खड़े मिला। काउंटर पे जाते हैं फिर धकेल के यहाँ आ जाते हैं। मिला यूरिया? नहीं मिला सर, मिलता तो घर नहीं चलेगा। ये शायद बिहार में ही संभव है कि खाद भी थाने से बेचनी पड़ी। खैर, थाने की लाइन के बाद खेत में मेहनत कर रहे किसानों की भी सुन लीजिए। किल्लत इस वक्त हम एक खेत में मौजूद हैं सोनपुर की तरफ, और खेत में किसान अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो खाद की समस्या है इससे ये बेहद परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ गणेश राम। अच्छा गणेश जी, इसके पहले कभी खाद की इतनी किल्लत हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। यही सरकार में सब हो रहा है। काहे दिक्कत हो रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है? यार कालाबाजारी हो रहा है। सब खाद चल जा रहा है। वैशाली जिला, हम लोग के छपरा जिला में खाद मिल रहा है। उसमें जाइए तो लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद बोलते हैं कि 2 बोरा मिलेगा, बाद में कहते हैं कि 1 बोरा मिलेगा और 600 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, एक खाद के बोरा के 600 रुपया? 600 रुपया। सरकारी रेट कितना है? थी 266 रुपया। अच्छा महतो जी, बताइए कि कैसे होगा खेती जब खाद है या नहीं है? तो खाद नहीं है तो कैसे खेती होगा? खेती मारा जा रहा है, पछड़ जा रहे हैं हम लोग। किसान को कोई नहीं पूछ रहा है? किसान के कौन पूछेगा? बिहार के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन बिहार सरकार और बीजेपी के नेता परेशानी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में व्यस्त हैं। पहले बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को सुन लीजिए। सवाल ये, खाद का जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की। और हम लगातार ये बता रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमको चाहिए 10 लाख मैट्रिक टन, आप दे रहे हैं 6 लाख मैट्रिक टन। हम किसानों को कैसे बांटेंगे? तो दिक्कत तो आएंगी। आपको समय नहीं मिल रहा है केंद्रीय मंत्री से? हम तो 5 बार पत्र लिख दिया, 5 बार लिखा हूँ। अच्छा। और ऑफिशियली हमने जो है पत्र भेजा है कि समय दीजिए। अब जरा बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को भी सुनिए, जो बिहार के कृषि मंत्री के दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। पिछले साल से भी बेसी खाद है। वो है हिम्मत तो उसको आंकड़ा पेश करे कि कितना खाद दिया है। अब
आरोप लगाने के लिए विरोधी है, जो बोलना है सो बोले, स्वतंत्र है, परंतु खाद का कोई कमी नहीं है। केंद्र से पूरा खाद आ रहा है, ये बंटवा नहीं सकता। इनका अफसर खाद को बेच रहा है बिचौलिया के माध्यम। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस पर बहस हो सकती है, पर फिलहाल तो केंद्र और राज्य सरकार की इस खींचतान में बिहार के किसान ही पिस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और गोपालगंज में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 जनवरी के बाद एक बार फिर मोर का शव मिलने से वन विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली और हुसैपुर गांव का है, जहां एक मोर का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। इसके पहले 6 जनवरी को 5 मोर के शव मिले थे। मोर का पोस्टमार्टम कराने के बाद वन विभाग ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे दफना दिया। वहीं दूसरी ओर गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट मांगी है। मैंने स्वयं वन प्रमंडल पदाधिकारी से बात किया है और उन्हें कार्रवाई का अनुरोध किया है और उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी पुलिस पर एक बार फिर वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जिला परिषद सदस्य रूबी देवी के पति रमेश कुमार को आदापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से आरोपी को SC/ST थाने के हाजत में बंद कर दिया गया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से छूटे रमेश सिंह ने बंजरिया थाना अध्यक्ष पर हाजत से निकालकर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रमेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बंजरिया थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पर मारपीट के अलावा गाली गलौज और चरस जैसे कई फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वहीं रमेश सिंह के आरोप पर पुलिस का कोई भी अधिकारी सफाई देने से भाग रहा है। यहां तक कि आदापुर थाना अध्यक्ष भी सवालों से भागते हुए जवाब देने के बजाय कमरे का दरवाजा बंद करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि जब पुलिस सही थी तो कार्रवाई को लेकर जवाब क्यों नहीं दे पाई। बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, संदीप कुमार जी, और आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में और बहुत ही अपशब्द गालियां दी गई। गालियां देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डंडा मारो, हीरो बनता है, ये आतंकवादी है, गुंडा है और इसको चरस के केस में जेल भेज दो। ऐसा करना है कि 6 महीना तक जेल से नहीं निकले। हमने वहाँ लाख आर्ग्यू किया कि हमको ले चलिए SP साहब के पास, अगर हम गलत हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लोगों के समस्याओं के लिए हमने बिजली का मांग उठाया था। मेरे भाई के पास मारा भी गया और गर्दन दबाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर खरोच लगा हुआ है और उन्होंने बलपूर्वक हमसे जबरदस्ती कह रहे थे कि चरस के साथ इसको जेल भेजा जाए। ये बहुत बड़ा रंगदार है, गुंडा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति। क्या हुआ ये बताइए, हाजत से कैसे निकल गया अब ये? सर बताइए ना, कहाँ जा सर बताइए ना। 1934 के भूकंप की यादें 112 साल बाद भी ताजा है, जिसमें बिहार में भारी तबाही हुई थी और हजारों लोग की जान चली गई थी, जिसको लेकर साल 1935 से मुंगेर में एक सिलसिला चल पड़ा, जो आज भी जारी है। भूकंप में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हर साल हवन कार्यक्रम किया जाता है और विजय चौक पर दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया जाता है। इस बार भी व्यापारी वर्ग के लोगों ने भोज का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। इस बार मुंगेर योग आश्रम की ओर से भोजन कराए आए लोगों को स्टॉल, स्टील की थाली और ग्लास भी यहां पर भेंट के तौर पर दिया गया। सभी को टीका लगवाया, उसके बाद स्टील की थाली, लोटा और कटोरी में खाना परोसा गया। इसके पीछे मंशा एक ही है, इनकी आत्मा से जो हमारे लिए दुआ निकलेगी वो निश्चित रूप से मुंगेर में कभी भी वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो 1934 ने देखा है। मेन मंशा यही 1935 से लगातार चली आ रही जी। कब से? 1935 से। देते हैं लगभग कितने लोगों को खिलाया जाता है भोज? ये 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ। वैसे जितने भी लोग आ जाएंगे सबके लिए हो जाएगा, लगभग 500 लोग आज आए हुए हैं। और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ये सुनवाई करेगी। झारखंड में भी धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से
धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है। झारखंड में प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है और ये खबर भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बीमारी के नाम पर बरगलाने का खेल खासकर झारखंड के कई जिलों में लगातार जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट की एक अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। हमको आपको अपना जो करना है करिए। मेरा बात नहीं है। तो झारखंड में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। झारखंड में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है, लालच दी जाती है, प्रार्थना सभा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ते ठंड की। सिवान में सर्द का सितम लगातार जारी है। सर्द भरी रात में लोगों के लिए अलाव और हीटर एकमात्र सहारा बन चुका है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वाहन चालकों को भी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। रामराज मोड़ के पास का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में सर्द का सितम जारी है। ऐसे में जहां वाहन के रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है तो वहीं लोगों की अब जिंदगी हीटर और अलाव के सहारे कट रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सिवान का नजारा है। आप देख सकते हैं वाहन की रफ्तार काफी कम है, यानी मानो वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। पूरी तरह से विजिबिलिटी भी है, वाहन चलाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा आप रुके, कुछ बात करेंगे आपसे। क्या परेशानी हो रही है ठंड को लेकर? अभी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सिवान में काफी ज्यादा ठंडी हो गई है। लगभग शाम को 5 साढ़े 5 होते होते पूरा कुहासा हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, ठंडी काफी ज्यादा हो जा रही है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। जगह जगह रुक कर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चाय दुकान पे रुक करके चाय पीना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानी हो रही है कि जाकर जबकि बाइक चलाने और स्कूटी रहते हुए भी स्कूटी को स्लो चलाना पड़ रहा है। हाथ इतने नम हो जा रहे हैं कि ब्रेक होता है, ब्रेक ठीक से लग भी नहीं रहा है। बहुत सारी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे वाहन चलाने में समस्या हो रही है। तो अब सिवान में लोगों की जिंदगी हीटर और अलाव के सहारे कट रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और देखिए, ठंड की वजह से पटना जंक्शन का वेटिंग रूम इन दिनों यात्रियों से भरा पड़ा है और इस ठंड में वेटिंग रूम यात्रियों को काफी राहत भी पहुंचा रहा है। पटना जंक्शन के वेटिंग रूम में वाईफाई से लेकर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और बैठने से लेकर ट्रेनों की सही जानकारी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। कोहरे और ठंड की वजह से जहां दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही है, वहीं पटना जंक्शन का वेटिंग रूम मुसाफिरों को काफ़ी राहत दे रहा है। तो वेटिंग रूम की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए अभी घंटों जो है ट्रेनें लेट हैं। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो पटना जंक्शन पर आकर वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे यात्री हैं जिनकी ट्रेन जो है आज थी, लेकिन लेट होने की वजह से अब ट्रेन जो है कल पटना जंक्शन पहुंचेगी। ऐसे में रात भर जो है वेटिंग रूम में वो आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि वेटिंग रूम सारी सुविधाओं से लैस है। यानी आपको सुविधा की बात करें तो अनाउंसमेंट का सिस्टम यहाँ उपलब्ध है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं उस पर ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है। उसके अलावे प्लेटफॉर्म टिकट की भी यहाँ पर सुविधा है। वाईफाई के साथ साथ देख सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं, यानी चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। नतीजा जो यात्री हैं वो बोर नहीं हो रहे हैं और देख सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर, जगह जगह आपको चार्जिंग पॉइंट दिख जाएगा। साथ ही जो भी स्मार्टफोनधारी हैं वो वाईफाई का लाभ उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ठंड से एक तरह से इस वेटिंग रूम में जहां लोगों को राहत मिल रही है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। चार्जिंग पॉइंट भी है, रहने की भी वेटिंग रूम यहाँ अच्छा है। बाकी ऑनलाइन जो वेटिंग पर टीवी के द्वारा ट्रेनों को दिखाया जाता है, कब क्या जाना है, कहाँ से कहाँ गाड़ी जाती है, ये सारे सुविधा से लेस यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा वेटिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।